हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में और बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आपके जो क्लास 12 केमिस्ट्री की बुक है उसका अगर हम बात करें अध्याय 1 से अध्याय 10, आपका जो अध्याय है 10 टोटल आपको इस बार क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर सिर्फ आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। इन जो 10 चैप्टर में पढ़ने हैं, इन 10 चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर हम बात करें कहीं ना कहीं हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। देखिए, वाष्प दाब अवनमन लिखिए, राउल्ट का नियम। ये आपको वाष्प दाब अवनमन है, इससे देखकर घबराना नहीं, आपको वही नियम लिखना है जो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है। साथ साथ इसकी सीमाएं भी लिखिए। कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में राउल्ट का पूरा नियम नहीं पूछता है, सिर्फ कभी कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर राउल्ट के नियम की सीमाएं ही पूछ लेता है। तो आपको राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। बच्चों, राउल्ट का नियम अगर हम बात करें तो अगर आपको सूत्र ये वाला याद है, P माइनस पी एस अपॉन पी एन N1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। अगर आपको ये सारा सूत्र पता है ना, तो अगर आप इस सूत्र को याद रखते हो तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। जैसे कि राउल्ट का नियम, हेडिंग डालना है आपको, फिर लिखना है इस नियम के अनुसार, यानी कि जो नियम दिया गया इस नियम के अनुसार। क्या नियम है? आपको कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको कोई भी नियम है लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है उसको समझ सके कि आपने नियम लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? किसी बिलियन के, हमारे पास कोई भी बिलियन है, उस बिलियन के वाष्प दाब का, जो उसका वाष्प दाब होगा, उसका आपेक्षित अवनमन, जो उसका आपेक्षित अवनमन होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो आपने विलेय के मोल प्रभाज हैं, आपने n माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि विलेय के मोल प्रभाज और विलेयन के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज या फिर विलेयन के, ये पूरा विलेयन होता है, विलेय या विलायक जिसके पूछे जाते हैं उसको हम रखते हैं। और ये क्या हमारा है? वाष्प दाब अवनमन। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 2 लाइन की परिभाषा है, सिर्फ याद रखिए। इस नियम के, जो राउल्ट का नियम है, किसी विलेयन के वाष्प दाब का, याद रखना, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन जो होता है विलेय के, जो हमारा विलेय पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। चीज आपको याद रखना है। ठीक है, साथ साथ आपको एक सूत्र भी याद रखना है। लेकिन फिर आपको कंफ्यूज हो सकता है कि सर P क्या है, PS क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। ठीक है, समझिएगा, जहां पर P जो है विलायक का वाष्प दाब है, P2 जो है वो P है विलायक का वाष्प दाब, और PS जो है विलेयन का वाष्प दाब है। क्या है? समझिए, जो P है सिर्फ ये विलायक का वाष्प दाब है और जो PS है वो हमारा विलेयन का वाष्प दाब है। ठीक है, अगर हम विलेय और N1 क्या है? N1 है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और N2 क्या है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। मान लीजिए यहां पर विलेय दिया गया N1, N2, अगर विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दें तो नीचे विलेयन बनने वाला, ऊपर क्या हमारा बढ़ेगा? विलेय। कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है सर इनका जो है राउल्ट का नियम है, इसकी सीमाएं कहां कहां है? सीमाएं का मतलब होता है राउल्ट का जो नियम है ये कहां पर काम करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राउल्ट का नियम सिर्फ तनु विलयनों पर ही लागू होता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है या लगता है। सांद्रता विलयन के, सांद्र विलयन पर जो राउल्ट का नियम है वो विचलन प्रदर्शित करता है, यानी कि उसका विरोध करता है, लागू नहीं होता। फिर समझिए, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन अगर होता है तो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, वहां पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला है यह जो नियम है केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। वाष्पशील अगर कोई पदार्थ है तो वहां के विलयन जो होंगे उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगला एक पॉइंट और देख लेते हैं। जैसा कि राउल्ट जो वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं, अपघट्ट, अनअपघट्ट नहीं, वैद्युत अपघट्ट की बात करें, अपघट्ट के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, याद रखना। ठीक है, अनअपघट्ट जो होते हैं उन पर तो लागू होता है, लेकिन अपघट्ट पर लागू नहीं होता है। चीज आपको याद रखना है। समझ में आया? आपको पूरा क्वेश्चन आपको याद रखना है। राउल्ट का नियम कहां पर क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूल से। क्या है? हेनरी का नियम समझाइए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी बताइए। देखिए जो हेनरी का नियम होता है क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों हेनरी का नियम होता है जो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी होता है, यानी कि विलय की सांद्रता जो होती है उसके विलय के विलयन के परस्पर के बराबर होती है। समझिएगा, अगर ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। समझिएगा कि स्थिर ताप है, अगर ताप जो है कांस्टेंट है तो स्थिर ताप पर किसी भी गैस की जो द्रव में विलेयता होगी उसके आंशिक दाब के समानुपाती। किसके? गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। समझिए हमने क्या किया, यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है वो S मान ली, उसका आंशिक दाब हमने P मान लिया, और क्या कह रहा है, आज जो गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हेनरी के नियम से S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P या S समानुपाती P। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन हमारा है विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेकर। विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है? जो बच्चों इसका, हाँ अगर बात करें हेनरी के नियम के उपयोग की, तो बच्चों आप इसका उपयोग लिख लेना सोडा वाटर में विलेयता CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, याद रख लेना, सोडा वाटर जो होता है उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई? बच्चों याद रखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाते हुए सिर्फ दो चीजों की ज्यादातर ध्यान रखा गया है, धातु और अधातु। ठीक है, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। जब धातु तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसके? मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। मान लीजिए उनके पास कई सारे साइंटिस्ट थे, उनके पास कई सारी धातुएं थी और अधातुएं थी। उन्होंने क्या किया, इन धातुओं को क्या किया, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते चले गए। जो भी धातुएं थी उनको क्या किया, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। जैसे व्यवस्थित किया और वहां से हटे, समझिए उन्होंने एक दिमाग लगाया, क्यों ना एक श्रेणी बता दी जाए, तो उस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाने लगा। याद रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, अगला बच्चों ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें ओजोन स्तर की, ओजोन स्तर क्या होता है? वायुमंडल का वह स्तर जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है उसे ओजोन स्तर कहते हैं। समझ में आया? मेन बात है इसका महत्व क्या होता है बच्चों। ओजोन स्तर जो होता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। जो पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी तक आएंगी तो हमारे अंदर त्वचा कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो ओजोन स्तर का रहना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं इसमें छेद हो चुका है, डे बाय डे गर्मी ज्यादातर बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए आपको याद रखना है ओजोन स्तर का महत्व भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन है, कहता है शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोट की, प्रथम कोट की और द्वितीय कोट की। इन अभिक्रियाओं के लेकर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा किस पर आते हैं? तो बच्चों शून्य कोट पर आते हैं। और उसमें भी शून्य कोट में सबसे ज्यादा जो आता है उसमें आपको जो रिएक्शन दिख रही है H2 + Cl2 ये ज्यादा आती है। ये रिएक्शन आती है और पूछ लेती है किस कोट की अभिक्रिया है, रिएक्शन को देकर पूछ लेगा एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण प्रदर्शित नहीं होता। किसी भी अणु का सांद्रण जो होता है प्रदर्शित नहीं होता, यानी कि उसके आगे वैलेंसी प्रदर्शित नहीं होती। अर्थात जिसका वेग होता है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। उसका जो वेग होगा, उसका क्या जो वेग होता है वो अभिकारक जो होता है, यानी कि इधर जो वाले अभिकारक होते हैं इधर हमारा उत्पाद बनता है। अभिकारक के जो अभिकारक होता है उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यानी कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। होता क्या है, अगर H2 + Cl2 को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में रख के रिएक्शन कराते हैं तो 2HCl बनता है। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर यहां पर H भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्या बच्चों मिल सकता है? H। ठीक है, ऐसे भी मिल सकता है। सपोज कीजिए सूर्य का प्रकाश या फिर H भी बना हुआ मिल सकता है। तो अगर ऐसा बना तभी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर हम इसको हटा दें शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी, याद रख लेना। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों क्वेश्चन एक है परीक्षण को लेकर, कहलाए मॉलिस परीक्षण क्या है? देखिए बच्चों मॉलिस परीक्षण क्या होता है? एक परीक्षण होता है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। समझिएगा, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, एक परख नली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं 2 ml F अल्फा नेप्थोलोन का एल्कोहली विलयन मिला देते हैं। उसमें क्या करते हैं
2 ml अल्फा नेफ्थोलॉल, नेफ्थॉल जो होता है उसका अल्कोहली विलेन मिलाते हैं, समझिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक बूंद हम H2SO4 मिला देते हैं। जैसे हमने H2SO4 डाला तो इसमें दो द्रव दिखाई देते हैं। दो द्रवों के बीच में जो, अगर आप इस दो द्रव को काट दें तो इनके बीच में अगर देखेंगे तो आपको बैंगनी रंग की वलय प्राप्त होती है, बैंगनी रंग की वलय प्राप्त होती है। तो बैंगनी रंग की जो वलय प्राप्त होती है तो जिससे साबित होता है कि जो हमारा पास जो हमने विलेन लिया है, जलीय विलेन लिया है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप इस डेफिनेशन से थोड़ा सहमत नहीं है तो आप याद रखिए, यह परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परखनली में ग्लूकोज का थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेकर, जैसे हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, एक परखनली में लेते हैं, उस परखनली को हम गर्म करते हैं, उस परखनली में हम H2SO4 मिलाते हैं, उस H2SO4 मिलाकर जैसे हम परखनली को गर्म करते हैं तो हमारी बैंगनी रंग की वलय प्राप्त होती है। इस पे ये परीक्षण भी हमारा कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। आप अल्फा नेफ्थोलॉन अगर भूल जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H2SO4 और कार्बोहाइड्रेट नहीं भूलना, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बच्चों क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है। देखिए, मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, पहली बात। शरीर को एक कोमल भागों की रक्षा करता है, शरीर में बाहरी सर्दी और गर्मी से बचाते हैं, यानी कि ताप को भी नियंत्रण करता है। आप देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सर्दी कम लगती है, ऐसे घूमते हैं जिनका शरीर एकदम मोटा ताजा, तो जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है उनको सर्दी कम लगती है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कहता है लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड के बारे में बताता है। लिगेंड के बारे में पूछ लेगा अगर बोर्ड एग्जाम में तो आपको कैसे लिखना है। तो लिगेंड में क्या होते हैं, दो चीज होती हैं, याद रखिए। किसी भी संकर यौगिक में, हमारे पास कोई एक संकर यौगिक ए वाला है, संकर यौगिक में उपस्थित वह स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी होती है उसे लिगेंड कहते हैं। कोई ऐसी स्पीसीज है जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़ी है उसे हम लिगेंड कहेंगे। जैसे K4FeCN6, K4FeCN6, ठीक है। इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा Fe है, केंद्र में क्या है Fe, CN जो है इसमें लिगेंड के रूप में जुड़ा है, CN6, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व क्यों कहा जाता है। यानी कि वर्ग 18 में जो भी तत्व आते हैं उनको हम अक्रिय या फिर निष्क्रिय तत्व क्यों कहते हैं। तो बच्चों, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय या निष्क्रिय तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वर्ग 18 तत्व में जितने भी तत्व आते हैं इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। इनके अष्टक पूर्ण होने के कारण अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया न होने के कारण, रासायनिक अभिक्रिया न करने के कारण इन्हें हम अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व पर टिप्पणी करना है। याद रखिए, एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है 4f कक्षक में भरा जाता है उन्हें हम लेंथेनाइड श्रेणी कहलाते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी को ही F श्रेणी, 4f श्रेणी भी कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम L71 तक के जो भी तत्व हैं, कुल 14 तत्व होते हैं। 14 तत्व लेंथेनाइड में होते हैं और 14 तत्व एक्टिनाइड में होते हैं। तो जो 4f जो हमारा F ब्लॉक होता है उसमें उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। हमने फॉलो आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइड आपको यहाँ पर पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड को 4f श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है, चीज आपको याद रखना। फिर बात आती है इसके उपयोग क्या हो सकते हैं। तो बच्चों, आप इसके उपयोग भी याद रखना, चरम उद्योग, चरम बनाने में, गैस मेटल बनाने में, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन में, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना है लेंथेनाइड को लेकर। एक्टिनाइड, लेंथेनाइड, डी ब्लॉक के तहत, एफ ब्लॉक के तहत पूरा डिस्कस किया है मैंने, फुल डिस्कस। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के लेकर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्यों। हमारे जो डी ब्लॉक में तत्व आते हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, वो रंगीन आयन क्यों देते हैं। तो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व जो भी होते हैं रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सभी तत्व नहीं देते, क्योंकि ज्यादातर तत्व जो इनके अगर अष्टक पूर्ण है तो वो उनमें जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है वो रंगीन आयन नहीं देंगे। लेकिन ज्यादातर डी ब्लॉक के तत्व इनमें अष्टक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी के कारण वो जो भी होते हैं रंगीन आयन देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम बात करें का, Zn डबल पॉजिटिव आयन सफेद होता है तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन जो नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है। बच्चों, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Zn का हमारे पास 30 होता है, तो जैसे यहां पर पॉजिटिव है तो आपको 30 से 2 घटा देने, अगर यहां पर निगेटिव होता तो हम 2 जोड़ देते, यानी कि 32 करते। अब हमें 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4s2 नहीं लिया क्योंकि इसकी सक्रियता ज्यादा होती है। तो हमने लिया 3d10। 3d10 में क्या होता है, डी में लगभग 5 कोष्ठक होते हैं, उनमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसीलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई कोष्ठक
खाली नहीं है। लेकिन जैसे हमने CU का वैसे 29 होता है, जैसे हमने 2 घटाया 27 बचा, जब इसका बनाया तो 3D 9 आ गया, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 1। तो जैसे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए और ऊपर क्या कहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित के कारण डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसी के कारण CU डबल पॉजिटिव जो होता है वो नीले रंग का होता है। संक्रमण समझिए इसको, इसकी पूरी डिफिनेशन को समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर ज्ञात हुआ है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो हमें ज्ञात हुआ है कि Zn डबल पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो भी है वो उपस्थित नहीं है, लेकिन इसीलिए सफेद तथा CU डबल पॉजिटिव में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितना, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसी समय यही कारण है, इसी कारण आप नीले रंग का होगा कौन, CU डबल पॉजिटिव, याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए। जिन चैप्टर से मैंने क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं कर पाए, उन सारे चैप्टर्स का मैं आपको लेकर आने वाला हूं सॉल्यूशन वीडियो, जिसमें मैं चैप्टर वाइज बात करने वाला हूं। आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट वीडियो मिलेगा, एकदम वन शॉट के तरीके से 1 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, एकदम बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। तो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।